हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और एंटी एरिथमिक ड्रग के फार्माकोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बिकॉज एरिथमिया का पैथोजेनेसिस अगर आपको समझ में नहीं आया, हालांकि उसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करूँगा, बट फिर भी अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो उनकी ड्रग्स को आप कभी भी समझ नहीं पाओगे, उनके मैकेनिज़्म को। आप उनको लर्न करने की कोशिश करोगे, मेमोराइज़ करने की, बट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें हम ड्रग का क्लासिफिकेशन पहले देखेंगे और फिर कॉन्सेप्चुअली हम देखेंगे कि ड्रग का स्पेशली क्लास 1 ड्रग में 1A 1B 1C को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं जीपैट के और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ क्लासिफिकेशन में। देखिए, एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो टोटल 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 जिनमें सारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। अब इसे फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, 1A 1B और 1C। वो सोडियम चैनल ब्लॉकर जो कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी हैं, वो 1A में आते हैं, जिनका एग्जाम्पल है क्विनिडीन और प्रोकेनामाइड। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लें, उसके बाद मैकेनिज्म पे चलेंगे। क्लास 1B में वो सोडियम चैनल ब्लॉकर आते हैं जो पोटेशियम चैनल के ओपनर हैं। याद रखिए, क्लास 1A सोडियम चैनल का भी ब्लॉकर है, पोटेशियम चैनल का भी ब्लॉकर है। क्लास 1B में सोडियम चैनल का ब्लॉकर है बट पोटेशियम चैनल का ओपनर है। इसमें आता है लिग्नोकेन और फेनिटोइन। अब फेनिटोइन आपको याद होगा एपिलेप्सी की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ड्रग है, और लिग्नोकेन जो है वो लोकल एनेस्थेटिक है। फिर क्लास 1C में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर जो पोटेशियम चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो इनकेनाइड और प्रोपेफेनोन इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपको शायद नए लग रहे हो बट याद रखने हैं, इनकेनाइड और प्रोपेफेनोन मेन इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लास 1C में, जो सोडियम चैनल के ब्लॉकर हैं बट पोटेशियम चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। अब बात करते हैं क्लास 2 की, जिसमें बीटा ब्लॉकर आते हैं, जिसमें इस्मेलॉल, प्रोपेनोलॉल और मेटोप्रोलॉल है। क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। देखिए, ये वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हैं जो सोडियम चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। जैसे क्लास 1C में वो सोडियम चैनल ब्लॉकर थे जो पोटेशियम चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे थे, तो उसी तरह क्लास 3 में वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हैं जो सोडियम चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। इसमें एमियोडेरोन, ब्रिटाइलियम और सोटेलॉल है। क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जिसमें वरापामिल और डिल्टियाजेम आते हैं। और क्लास 5 में मिसलिनियस ड्रग हैं डिजॉक्सिन। याद रखिए, डिजिटॉक्सिन नहीं, डिजॉक्सिन। पोटेशियम एज ए सप्लीमेंट, पोटेशियम एज ए सप्लीमेंट क्लास 5 ड्रग है, एंटी एरिथमिक। और एट्रोपिन भी क्लास 5 एंटी एरिथमिक ड्रग है या मिसलिनियस एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट ड्रग का। अब देखिए, इनके मैकेनिज्म को समझने से पहले हम चलते हैं। हमको समझना होगा कि एरिथमिया जो कॉज होता है वो फेज़ 4, 0, 1, 2 और 3 के बीच में कहीं पे भी आयन के मूवमेंट के इम्बैलेंस की वजह से होता है, और स्पेशली ऐसे और एवी नोड में ये आयंस का मूवमेंट डिसबैलेंस होता है, जिससे डिसरिथमिया या एरिथमिया कॉज होता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, आप उसको देख लीजिए प्लीज़। यहाँ पे हमको समझना ये है कि जब ECG निकाला जाता है तो एट्रिया और वेंट्रिकल के, हार्ट के अपर पार्ट को एट्रियम और लोअर पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो ग्राफ आता है वो PQRS T कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आता है, जो स्क्रीन पे आपके सामने है। इसमें जो P वेव बनती है ये एट्रिया यानी अपर पार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। QRS जो कॉम्प्लेक्स है ये नीचे पार्ट हार्ट के नीचे के चेंबर, यानी चेंबर के जो नीचे के पार्ट होते हैं वेंट्रिकल, उनके कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और टी वेव जो होती है
ये वेंट्रिकल के ही रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती है, और एट्रिया का रिलैक्सेशन QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर ही छुपा होता है। एक्चुअली QRS कॉम्प्लेक्स यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया के रिलैक्सेशन को एक सुपर इम्पोज कर दिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि PQRST कॉम्प्लेक्स जो है ये एट्रिया और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का ग्राफ है, और फेज 4, 0, 1, 2 और 3 जो है ये आयंस के मूवमेंट का, हार्ट के ऐसे और AV नोड और सारे हार्ट की सेल में आयंस के मूवमेंट का ग्राफ है। बच्चे इनको मिसमैच कर देते हैं। इसमें मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, यहाँ मैं फिर बता दूँ। फेज़ 4 को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के हेल्प से आयन का बैलेंस किया जाता है। और क्या बैलेंस किया जाता है? बाहर, सेल के बाहर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ज़्यादा रहते हैं, और सेल के अंदर पोटेशियम और फॉस्फेट ये सब आयन ज़्यादा रहते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। फेज़ 0 में सोडियम अंदर जाना स्टार्ट करते हैं, फेज़ 1 में पोटेशियम बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं, फेज़ 2 में पोटेशियम बाहर निकलता रहता है लेकिन कैल्शियम अंदर जाता है, फिर फेज़ 3 में कैल्शियम का अंदर जाना रुक जाता है और पोटेशियम बाहर निकलता रहता है। फेज़ 0 को डीपोलराइजेशन और फेज़ 3 को रीपोलराइजेशन कहते हैं, और फेज़ 2 को प्लेटू फेज़ कहते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ ये समझ लीजिए कि अगर हम दोनों ग्राफ को कंपेयर करें, PQRST और फेज़ 0, 1, 2, 3 को कंपेयर करें, तो फेज़ 0 और 1 QRS कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। 2 जो है, फेज़ 2 जो है ये ST सेगमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, और फेज़ 3 जो है ये T वेव्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ये जानना क्यों ज़रूरी है, इसकी अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर फेज़ 0 और 1 में गड़बड़ी आएगी तो QRS कॉम्प्लेक्स में गड़बड़ी आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स यानी कि जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ST सेगमेंट यानी फेज़ 2 में गड़बड़ी आ रही है, ST सेगमेंट में गड़बड़ी आ रही है, तो ST सेगमेंट क्या बता रहा है? ST सेगमेंट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद से लेकर के वेंट्रिकल के रिलैक्स होने तक का टाइम पीरियड है। ये बड़ा या छोटा होगा तो फेज़ 2 में गड़बड़ी आएगी। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दोनों ग्राफ को आपस में कोरिलेट करके। तो आप अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगर हम फेज़ 1 के A, B और C ड्रग के ग्राफ को कंपेयर करें तो हम क्या पाएंगे? फेज़ 1 का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। जो ब्लू कलर की लाइन्स हैं इनसे नॉर्मल ग्राफ बना है। अब हमने क्लास 1A की दवा दी, ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग यानी क्विनिडीन दिया, तो क्या होगा? सोडियम चैनल भी ब्लॉक होगा, पोटेशियम चैनल भी ब्लॉक होगा। तो स्लोप जो है, डीपोलराइजेशन का जो स्लोप है वो जो रेड डॉटेड लाइन से एक्सप्लेन किया गया है वो थोड़ा डीलेड हो जाएगा। ठीक है, और रीपोलराइजेशन का भी जो स्लोप है वो भी थोड़ा डीलेड हो जाएगा। और ओवरऑल जो गैप है, देखिए जो बीच का गैप है जिसको एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन कहते हैं, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्लास 1A की एंटी एरिथमिक ड्रग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को बड़ा कर देती है। क्यों? क्योंकि सोडियम चैनल को ब्लॉक करके सोडियम चैनल धीरे धीरे ओपन होते हैं तो डीपोलराइजेशन डिलेड हो जाता है। पोटेशियम चैनल भी ब्लॉक हो जाता है तो रीपोलराइजेशन भी डिलेड हो जाता है। वहीं इसके कंपैरिजन में क्लास 1B ड्रग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को छोटा कर देती है। कैसे छोटा कर देती है? बिकॉज सोडियम चैनल को तो डिले कर दिया जा रहा है सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, बट पोटेशियम चैनल को ओपन करके उसको फास्ट या जल्दी कर दिया जा रहा है। तो देखिए जो डॉटेड लाइन से जो रेड लाइन का जो रीपोलराइजेशन का ग्राफ है जो नीचे उतर रहा है, वो नॉर्मल जो लाइन है, जो ब्लू कलर की लाइन है जो बिना ड्रग के इफेक्ट आ रहा है, उससे पहले ही रेड कलर की लाइन नीचे उतर जा रही है। रीपोलराइजेशन जल्दी हो जा रहा है तो ओवरऑल एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन छोटा हो जाएगा। वहीं क्लास 1C की ड्रग का एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है।
साथ में जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए क्लास 1 ड्रग देंगे तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जीपैट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, क्लास 3 की ड्रग का एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और क्लास 4 की ड्रग का भी एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग फर्दर एक लेक्चर डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। और अभी बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे, पर डे 2 से 3 लेक्चर जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2021 का एग्ज़ाम है। यहाँ मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत बड़ा टारगेट ना बना करके रोज़ छोटे छोटे टारगेट बनाइए अपने डेली बेसिस के और उनको अचीव करिए। यकीन मानिए जीपैट बहुत ईजिली फिजिबल है क्वालिफाई करना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक शेयर कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा आपको।